स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर 2021 में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान में चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा है अम्ल का गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। धातु अम्ल के संपर्क में आता है तो गलना शुरू हो जाता है। उदाहरण, अम्ल दो तरह के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हमारा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे मिनरल एसिड हैं। दुर्बल अम्ल में हमारा एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये ऑर्गेनिक अम्ल है। नींबू के रस में हम नीले लिटमस को डालते हैं तो ये लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब एसिड दो तरह के होते हैं, और कॉन्क एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्क एसिड में क्या होती है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार, ये क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका और एक गुण है, लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। ये छूने में सोपी होते हैं, साबुन के जैसा होता है सोपी। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो क्षार भी दो तरह के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार हमारा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और तीसरा है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जो है ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। ज्यादातर साबुन और डिटर्जेंट में NaOH पाया जाता है। अब हम लोग क्षारक के बारे में जानेंगे। क्षारक ऐसे बेस होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। NaOH जो है ये प्राय जल में घुल जाता है और कोई क्षार नहीं घुलता है, लेकिन NaOH कैसा प्रकृति होती है कि ये जल में घुल जाती है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, इसको छूने से जलने लगता है। अब हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर वैसा पदार्थ है जो विभिन्न पदार्थों के संपर्क में आने पर रंग और गंध बदल देता है। अब सूचक का हम लोग का 3 प्रकार है। हम लोग पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग लाल पत्ता गोभी देखे हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ, और थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, उससे हम लोग उसके लाइकेन से हम लोग एक लिटमस बनाते हैं। लिटमस या थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अब लिटमस का क्या गुण है कि अम्ल में जाने पर इसका रंग बदल जाता है, ये लाल कलर का हो जाता है। क्षार जो है वो नीला रंग का हो जाता है। अब हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी हम लोग को रस गिर जाता है कपड़े पर, तो रस जो है वो अम्ल में जाएगा तो पीला रंग देगा, और जैसे ही हम लोग उस पर साबुन लगाते हैं तो वो उसका कलर देखिएगा कि बदल जाता है, लाल कलर का हो जाता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग प्रयोगशाला में जिनको हम लोग बनाते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं मिथाइलिन ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, तो इनका मिथाइलिन ऑरेंज का क्या काम है, अम्ल में ये जैसे ही जाएगा तो ये लाल कलर का हो जाएगा, क्षार में ये पीला कलर का हो जाता है। फिनोल्फथैलीन जो है अम्ल में कलरलेस होगा और क्षार में बैगनी या जिसको गहरा गुलाबी बोलते हैं वो हो जाता है। और एक तीसरा तरह का है हम लोगों का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वैसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध जो है अम्ल एवं क्षार में अलग अलग होता है। और जैसे हम लोग वनीला आइसक्रीम में वनीला एसेंस डाला जाता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब वनीला एसेंस जो है आइसक्रीम फैक्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल के साथ अगर इसको ले जाते हैं तो इसका गंध बढ़ेगा, और क्षार में ये जो है गंधहीन हो जाता है। दूसरा हम लोग लौंग का तेल तो सारे लोग जानते हैं, तो ये भी अम्ल में क्या होगा, इसका गंध बढ़ता है, और क्षार में जो है इसका गंध जो है वो कम होता है। अब हम लोग क्षार इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का क्या है, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। तो उसमें पहला है हमारा कि अम्ल एवं क्षार धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षारक। अम्ल जो है ये धातु के साथ अभिक्रिया
लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्षारक भी जो है ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जेडेन जस्ता के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जस्ता के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है Na2ZnO2 प्लस H2। ये दोनों रिएक्शन हमारा जो है ये संतुलित है। इधर भी देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, इधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी। ये हमारा संतुलित समीकरण है। इसमें भी हमारा जो है सोडियम इधर 2 होता है, LHS में RHS में भी 2 होता है, जिंक इधर देखिए 1 है, यहाँ भी दोनों साइड RHS LHS साइड में भी 1 है, इधर है 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन है और ये हमारा 2 हाइड्रोजन। आगे हम इसका जांच देख लेते हैं कि वहां से जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो प्रयोग द्वारा हम साबुन के विलयन से जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और वहां पे एक जलती मोमबत्ती को ले जाते हैं, तो मोमबत्ती वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और मोमबत्ती ले रहे हैं, तो वहां पे फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होने लगता है। अब हमारा आगे है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हमारा है अम्ल धातु कार्बोनेट और अम्लिक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन करके हमारा लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और जल देंगे। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl प्लस Na2CO3। अब हमारा जो है ये NaCl बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। इसका प्लस और इसका माइनस ये रिएक्शन करके सॉल्व करता है। यहाँ पर भी देखिए HCl लिए हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, तो हमारा जो है ये NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। अब क्षारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर जो CO2 निकल रहा है अम्ल में, अब उसका हम लोग कैसे जांच करते हैं। तो जो CO2 निकल रहा है, उत्पादित CO2 को हम लोग लाइम वाटर, चूने का पानी, चूना हर के यहाँ भूल जाता है, तो उस पानी को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर क्या है, तो CaOH वोल्टवाइज। अब उस पर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराते हैं, तो CaCO3 बनता है और H2O। चूने का पानी रंगीन होता है और CO2 के साथ रिएक्शन करने से ये श्वेत अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। अब ज्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अगर हम प्रवाहित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो CaCO3 CO2 प्लस H2O, हमारा रिएक्शन क्या आता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये फिर रंगहीन हो जाता है। इससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जांच करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग तो पढ़ लिए, अब अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मिलके NaCl और जल बनाते हैं। ये हम लोग को किचन में यूज होता है। अब आगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फल परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड मिलके हमारा लवण प्लस जल देते हैं। जैसे हमारा HCl हो गया, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी देते हैं H2O। अब हमारा आगे है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय गुण होते हैं। क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड रिएक्शन करके हमारा लवण और जल देते हैं। जैसे हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय गुण होता है, एसिडिक नेचर का है, और ये हमारा क्षार है। तो क्षार और अम्लीय गुण मिला, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। अब अम्ल और क्षार में क्या समानता है ये हम लोग देखते हैं। सभी अम्ल और सभी क्षार के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो सभी अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं और सभी क्षार जो है वो OH- आयन देते हैं। अब H+ आयन के चलते इसका
अम्ल का जो है गुणधर्म वो अम्लीय होता है, और OH माइनस के चलते इसका गुणधर्म जो है वो क्षारीय होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। तो अम्ल में हम देखते हैं H प्लस H2O, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O प्लस। HCl में लेते हैं HCl प्लस H2O, तो ये हमारा H3O प्लस Cl माइनस होता है। H प्लस आयन जो है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, लेकिन ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रह सकते हैं H3O प्लस। अब हम आगे देख रहे हैं कि क्षारा को जल में घोलने पर क्या होता है। तो क्षारा को हम जल में घोलते हैं तो Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस देते हैं। अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक के बारे में जानेंगे, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। और सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा ये 1 से 14 तक है, तब जठरस pH इसका 1.2 होता है। ये जो होते हैं 0 से 14 तक में ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब जठरस में pH इसका 1.2 है, ये लाल कलर का होता है। ये 2 है होता है नींबू का रस, इसका pH होता है लगभग 2.2, जिसका कलर गुलाबी होता है। ये 4 से 5 के बीच में नारंगी कलर का होता है। ये 7 जो है हमारा शुद्ध जल का pH होता है, ये हरा होगा। और ये हमारा जो है ब्लड रक्त का pH 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका pH 10 है, ये नीला होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है pH 14 होता है, ये बैंगनी कलर का होता है। अब आगे हम लोग pH स्केल के बारे में देखेंगे। तो pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं। अब इस pH स्केल में क्या है, तो P जो होता है वो सूचक है पोटेंस का, जिसको हिंदी में कुशांक कहते हैं या पावर भी इसको बोलते हैं। इस pH स्केल में 0 जो है वो अधिक अम्लता है, और 7 जो है वो उदासीन हो गया, और 14 जो है अधिक क्षारीय है। तब pH को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब 0 से 7 के बीच में हम अगर इधर जाते हैं तो हमारा क्या होगा, H प्लस इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि इसका अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और 7 से 14 के बीच में OH माइनस का हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये आपको इसके द्वारा दिखाया गया है यहाँ पे इस टेबल के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये क्षारीय प्रकृति है, 7 से 14 के बीच में प्रकृति इसकी क्षारीय होती है, और 7 से 0 के बीच में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हमारी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। अब आगे हम दैनिक जीवन में pH का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 pH परास के बीच में ही काम करता है। जितने जीवित प्राणी हैं वो सब एक संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं, न ज्यादा न कम। वर्षा का जल का अगर pH का मान जब 5.6 से कम होगा तब वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। हमारा पेट जो है स्टमक, वो भी जो है HCl उत्पन्न करता है। मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांत में नावेल होती है, सबसे कड़ा पदार्थ होता है। अगर इससे कम होगा हमारा pH तो हमारा दांत में डेंटल डीके होने लगता है, हमारा दांत सड़ने लगता है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो चींटी और मधुमक्खी का डंक, जब चींटी काट लेती है या मधुमक्खी डंक मारती है तो एक अम्ल उत्पन्न करती है, उसका नाम है मेथनोइक अम्ल, और वो अम्ल हम लोगों को काफी जलन देता है। एक नीटर का पौधा होता है, झाड़िए पौधा है, ये हमारा ये भी अगर इसमें हम टच कर जाते हैं, हमारा बॉडी इसमें अगर टच कर जाता है तो मेथनोइक अम्ल उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में जलन होने लगता है। अब हम लोग लवण परिवार के बारे में जानेंगे। लवण एक आयनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। HCl प्लस NaOH ये हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल। जनरली किचन में हम लोग के यहाँ NaCl यूज होता है, सबके किचन में। साधारण नमक से बनने वाले रसायन, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। तीसरा नंबर में है बेकिंग सोडा,
इसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ये हमारा है Na2CO3 into 10H2O, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी का होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 1/2H2O। अब हम लोग पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। देखते हैं, अब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। तो NaCl aqueous प्लस H2O बनता है हमारा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे हमारा क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन जो है कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास बनता है, और ये हमारा संतुलित समीकरण है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग जान जाए। तो साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में हमारा होता है, दूसरा होता है पेपर निर्माण में, तीसरा होता है तेल शोधक के रूप में, जो पेट्रोल और डीजल वगैरह बनते हैं उनके रिफाइनिंग के लिए इनका यूज होता है, पीवीसी निर्माण में, प्लास्टिक में, और पांचवा है हमारा कीटनाशक के निर्माण में। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब हमारा ये समीकरण है, बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं, तो हमारा ये विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaCl2 प्लस H2O बनता है। अब इसका उपयोग, चूर्ण के उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन जो कपड़ा होता है खादी का, उसके विरंजन में, कागज के कारखाने में लकड़ी के मज्जा के, एवं लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने के लिए, कपड़ों का विरंजन करने के लिए इसका उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है, और पीने योग्य जल को जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया को हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब ये हमारा जो है यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना बनाते समय अगर हम इस गर्म करने पर ये निम्न रिएक्शन देता है, अभिक्रिया। ये हमारा है 2NaHCO3, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 गैस निकलता है। तो जानेंगे, तो पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में, ये एंटासिड के रूप में, पेट में जब ज्यादा अम्ल हो जाता है तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, आग बुझाने में। बैंक वगैरह में देखिएगा कि लाल कलर का रहता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिला के बनता है। अब बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ब्रेड एवं केक को मुलायम एवं स्पॉन्जी बनाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकलता है वही वो ब्रेड को जो है मुलायम बना देता है। अब आगे हम लोग धोने का सोडा के बारे में जानेंगे। उसका सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। अब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह भी एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट है, 10H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा Na2CO3 into 10H2O, ये हमारा धोने का सोडा मिलता है। धोबिया सोडा का उपयोग अब हम लोग जानेंगे। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी यूज होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता ही है, हर साल इससे क्वेश्चन रहते ही। पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हर टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है CaSO4 into 1/2H2O, यहाँ आधा मॉलिक्यूल पानी होता है। जिप्सम CaSO4 into 2H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके बनता है। इसे POP भी कहते हैं शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ ठोस पदार्थ प्रदान करता है। अब देखिए CaSO4 into 1/2H2O और 1.5 मॉलिक्यूल पानी लिए हैं। आइए फिर हमारा CaSO4 into 2H2O ये जिप्सम बन गया है। इसका उपयोग डॉक्टर लोग टूटी हड्डियों के जोड़ने के रूप में करते हैं, खिलौना बनाने के लिए इसका उपयोग होता है और दीवार को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। और ये हमारा पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।